अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफुल लावस। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कह सकते हैं शिद्दत के साथ। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 37 सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। माधवी पूरी तरह से सहम चुकी थी। काजल तो बस माधवी की ओर ही देखती है कि वहनी की ऐसी हालत। और जैसे ही वो नर्स बोल पड़ती है कि आरुषि की हालत बहुत नाजुक है, उसे अभी इसी वक्त ओटी में लेके जा रहा है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, रिसेप्शन में जाके वो पेपर साइन कर दीजिए। पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, उनके लीवर पे ट्यूमर है। ये सारी बात सुन के तो वो स्तब्ध हो जाती है। इधर माधवी भी नर्स के ये बात सुन लेती है। पास में ही बैठी हुई थी, वो वेटिंग जोन के जो चेयर वगैरह थे वो पास में ही थे। नर्स इतनी जल्दबाजी में ज़ोर से बोली थी तो वो सुन चुकी थी। वो एकदम से खड़ी होती है। काजल उसको शोल्डर से पकड़ती है। मैंने आप शांत हो जाइए। काजल की खुद की बैंड बजी पड़ी थी। ये ऐसी सिचुएशन थी ना कि एकदम से मतलब अनएक्सपेक्टेड थी। किसी ने सोची भी नहीं होगी कि ऐसी ये वाले सिचुएशन आ जाएंगे आरुषि के साथ। तभी वो नर्स बोलती है कि आंटी आप सुन रहे हैं। वो आंटी जी कुछ बोलने जाएंगे उससे पहले ही जो काजल के हस्बैंड है वो बात करते कि आप लोग सारी चीज़ की तैयारी करें, मैं रिसेप्शन से बात करके आता हूँ। और वो यही बोलते हुए नर्स तो चले जाते हैं अंदर। इधर जो राजीव थे काजल के हस्बैंड, वो आते हैं काजल के पास। आते हुए बोलते कि अब क्या करें, और फॉर्मेलिटीज़ के पेपर में तो शायद उसके परिवार को ये बताना नहीं चाहिए क्या। और तभी माधवी के पास जो मोबाइल थी आरुषि की, उस पर रिंग हो रही थी बार बार, और वो नंबर जो शो हो रहे थे वो दिया का थे। माधवी मोबाइल की ओर देखती है। उसे पता थी कि दिया कौन है। वो काजल की ओर देखते बोलती कि ताई वो ये शायद वो उनकी बहन। काजल मोबाइल की ओर देखती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे क्या बोलेगी। फिर भी इतनी स्ट्रांग तो थी वो मोबाइल हाथ में लेती है, रिसीव करती है, कान में लगाती है। आगे से ही सामने से आवाज़, ये दिया आप कहाँ पर हो? मैं आज आपसे मिलने आई थी, मैं इस एरिया में आई थी कुछ काम से, और मैं आपसे मिलने आई हूँ हॉस्टल पे, पर आके पता चली कि आप तो यहाँ पे हो ही नहीं। आप कहाँ चले गए दी? कितनी कॉल कर रही हूँ मैं कब से, और ये दी को भी तो नहीं पता कि आप कहाँ पर रहती हो। क्या क्या हो गई है दी? इन्होंने बताया कि किसी दोस्त के साथ ठहर रहे हो। कहाँ हो दी? हेलो दी, सुन रही हो आप? हेलो दिया ना? हाँ मैं दिया। आप कौन? ये मेरी दी की नंबर है ना? हाँ आरुषि की नंबर है। दिया एक्चुअली वो क्या आप कौन है? मैं काजल। काजल दी, मेरी दी का वो आपके घर पे है क्या? हाँ दिया, आप तुम ज़रा इस हॉस्पिटल में आ जाओ। ओ भाई साहब, दिया वो इतनी स्मार्ट तो है, इतनी समझदार है। वो समझ चुकी थी क्योंकि जिस तरह से काजल भी बात कर रही थी, बात बहुत सीरियस है, थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन, वो भी समझ चुकी थी। काजल दी, मेरी दी ठीक है ना? हाँ उनको कुछ हुई तो नहीं ना? मैं जब यहाँ पे आई ना तो ये हॉस्टल की दी बोल रही थी कि शायद दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ क्या हुआ है हॉस्पिटल? दिया मैं सब कुछ फ़ोन पे तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ तुम हॉस्पिटल में आ जाओ, थोड़ा ध्यान से आना, ठीक है? यहाँ पे आओ फिर बात करेंगे। हाँ ठीक है, वो मैं आ रही हूँ। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट होती है। अब दिया के पास तो स्कूटी थी, लेकिन वो जो हॉस्टल की दी थी, अब जैसे उनको पता चलता है तो वो भी बोलती कि मैं भी जाऊँगी साथ में। और वो दोनों जल्दबाजी में हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं। दूसरी ओर हॉस्पिटल में तो एक्स्ट्रा भागम दौड़ी थी। सारा वो सिचुएशन देख के वो चिल्ला रही थी बस। इधर माधवी, उसकी आंखों में आंसू अब भी थे। वो काजल की ओर देखते हुए बोलती कि थाई वो ठीक हो जाएंगे ना? वो ज़्यादा कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? वो ऑपरेशन मतलब ये क्या, किस चीज़ की ऑपरेशन? उसके बाद वही, मुझे अभी भी ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। राजीव गए हैं रिसेप्शन में, वो बात कर लेंगे, शायद डॉक्टर से बात हो तो वो आके मुझे बताएंगे, तब मैं कुछ बता पाऊँगी। और इतनी अगर पैनिक रहेंगी तो कैसे चलेगी? मुझे पता है, पर मैं क्योंकि काजल की हालत भी तो वही थी ना, वैसी ही थी। वो आंटी बोलती है कि देखो बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो,
इस हालत में थोड़ा सा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। और सारा को संभालो माधवी बेटा। माधवी सारा को एकदम से हक करती है कि बच्चा रोते नहीं है। वो मेरा बर्थडे का है। अब वो यहाँ पे मेरी बर्थडे है ना, वो आंटी बोल रहे थे ना मेरी बर्थडे के नाम, वो यहाँ पे है क्या? अब बेटा आपकी बड़ी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। मुझे मेरे बर्थडे को देखने हैं। तभी काजल बोलती कि बच्चा देख लेंगे, थोड़ा इंतज़ार करो, देख लेंगे। लगभग 10 से 15 मिनट लगता है उधर आरुषि की बहन को यहाँ आने में। भाई साहब वो भागते हुए आते, क्योंकि किस फ्लोर पे है सारी चीज़ वो काजल बता चुकी थी। वो भागते हुए आती है और देखती है सामने काजल, इधर माधवी तो बस सारा को संभाल रही थी कॉर्नर साइड पे। काजल के साथ वो आंटी जी खड़ी थी जो बात कर रहे थे, जो काजल को समझा रहे थे कि बेटा तुम थोड़ा शांत हो जाओ। और आंटी के पास जो है काजल की बेटा था। इधर आंटी एक साइड पे जाके बैठ जाती है। वो माधवी को बोलती है कि तुम थोड़ा पानी पी लो, सारा बच्चा मेरे पास आ जाओ। तो सारा उनके पास बैठते हैं। वो बस बच्चे की ध्यान हटाने की वजह से कोशिश करती है। वो दोनों बच्चे को संभाल रहे थे। इधर माधवी वो भी काजल के पास आके खड़ी हो चुकी थी। तभी दिया आती है, क्योंकि वो काजल को बहुत अच्छी से पहचानती है। हाँ, वो माधवी को नहीं पहचानती है, वो बात अलग है। वो जैसी काजल को देखती है वो आती है और पकड़ते हुए हाथ, दी वो मेरी दी का है। और दिया के साथ साथ वो हॉस्टल की दी भी आई थी। अब बताइए ना, वो मेरी दी का है। वो मैंने उनको कल भी कॉल करी थी कि मैं आज उस एरिया में जाने वाली हूँ, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं करी। क्या हुआ है? वो ठीक है ना? हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं वो? इधर काजल थोड़ी सी चुप थी। तभी वो हॉस्टल वाली दी बोलती कि अरे बोलिए ना, वो हाँ आरुषि कैसी है? वो ठीक है ना? वो ठीक तो थी नहीं वैसे, क्या हो गई है? कल मेरे वहाँ पे तो आए थे, पर उसकी हालत देख के समझ गई थी कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है उसे? कुछ हुआ है क्या? हाँ दिया शांत हो जाओ। देखो वो उसकी हालत ठीक नहीं है, थोड़ी सी सीरियस हालत में है। क्या हुआ मेरी दी को? देखो उसको वो लीवर ट्यूमर हुई है, तो इमरजेंसी वहाँ पे है, अभी ऑपरेशन करनी पड़ेगी। ओटी में लेके जाने की तैयारी चल रही है। भाई साहब ये सुनने के बाद दिया तो मतलब मानो कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। भला किस बहन को ये सुनने में अच्छी लगेगी, जो हमेशा से मस्त रहती है, हंसाती है सबको, उसके साथ ढेर सारी मस्ती करती थी। आज वो एकदम से ऐसी हालत में होगी शायद सपने में भी नहीं सोची थी दिया। अब वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। वो रोने लगती है फुटक फुटक के। इधर काजल उसे संभालती है कि अरे रो क्यों रही हो? कुछ नहीं होगी उसे, ऐसे रोती नहीं है। वो ठीक हो जाएगी ना? हाँ वो ठीक हो जाएगी ना? दीदी आप ऐसे रोते नहीं हैं। तभी काजल के फ़ोन पे कॉल आती है उसका हस्बैंड का, और वो बोलते कि तुम ज़रा रिसेप्शन पे आओ ज़रा। यार काजल अब दिया को बोलती कि तुम यहाँ पे ठहरो, मैं थोड़ा वो तुम्हारे जीजू वहाँ पे है, मैं उनसे थोड़ी सी बात करके आती हूँ रिसेप्शन में, शायद कुछ चाहिए होंगे, मैं अभी आती हूँ, प्लीज़ मत रो, वो उसे कुछ नहीं होगी, मैं अभी आती हूँ। और यही बोलते हुए काजल वहाँ से जाने लगती है। दिया बहुत रो रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। माधवी उसकी ये रोना देखकर वो थोड़ी सी चुप हो चुकी थी। वो खुद भी इतनी सहम चुकी थी इस चीज़ से कि वो खुद भी संभल नहीं पा रही थी खुद को। लेकिन वो एकदम से बोलती कि देखो तुम्हारी दी को कुछ नहीं होगी, वो ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर है, अगर ऑपरेशन हो जाए तो चीज़ें हो जाएगी, बस होप रखो कि सब कुछ ठीक से हो, रोने से थोड़ी ना कुछ होगी, बी स्ट्रॉन्ग। जब माधवी की बात सुनती है दिया तो वो साइड में देखती है और माधवी को कुछ देर तक वो देखने लगती है, क्योंकि आरुषि ने कही थी कि जो है वो एक विधवा है, तो वो पूरी समझ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो एकदम से माधवी के हाथ पकड़ती है। आप माधवी जी हो ना? जैसे ही माधवी अपनी नाम सुनती है वो थोड़ी पॉज हो जाती है और उसे समझ आती है कि जैसे कि काजल ने कही थी कि आरुषि ने उसके बारे में घर पे बात करी है, तो वो समझ जाती कि वो पहचान गई है। अब हाँ वो मैं माधवी हूँ। तो दिया एकदम से उन्हें हक कर लेती है माधवी को। वो दीदी ठीक हो जाएगी ना? हाँ
माधवी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले, लेकिन वो उसके सर पे सहलाने लगते हैं। अरे बोली ना कि वो ठीक हो जाएगी, बस प्रार्थना करो भगवान से कि सब कुछ ठीक से हो, ये ऑपरेशन वगैरह ये सब ठीक से हो जाए, वो ठीक हो जाएंगे। कुछ देर तक दिया बस रोती है। तभी माधवी बोलती है, वो तुम्हारे घर वालों को बताना चाहिए शायद कि उनकी ये कंडीशन है। ये बात सुनते ही दिया थोड़ी सी पीछे होती है और बोलती है, क्या बताऊँ कि तुम्हारी दी की ये हालत है, वो हॉस्पिटल में है, उनकी ऑपरेशन होने वाली है, बताना चाहिए एटलीस्ट उनको। मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगी। ऐसे नहीं बोलते, एक बार इन्फॉर्म करके देखो। पर मैं कैसे बोलूं कि दी की ये हालत है? तुम बताओ एक बार, पहले उनका जानना भी ज़रूरी है। जैसी माधवी ये बोलती है, दिया कुछ देर तो सोचती है कि बताएगी कि नहीं बताएगी, और तभी वही इमरजेंसी वार्ड पे थोड़ी बहुत भागम दौड़ मच जाती है। वहाँ पे नर्स चिल्ला रहे थे कि जल्दी करिए, ये वो, ऐसी बहुत सिचुएशन थी वहाँ पे, कुछ समझना मुश्किल थी। माधवी पलटकर बस वहाँ पे देख रही थी कि अचानक क्या हुई गई है, और तभी वहाँ में से आरुषि को निकाले जाते हैं। वो पूरी बेहोशी में थी, ड्रिप चढ़ी हुई थी, उसको वहाँ से बस शायद ओटी में लेके जा रहे थे, और उस वक्त दिया अपनी दी को देखती है, और वो आरुषि को जिस हालत में देखती है ना, वो पूरी टूट जाती है। शायद उसने कभी नहीं सोची थी कि वो अपनी दी को इस हालत में भी देख सकती है। वो पूरी तरह से टूट जाती है। जो थोड़ी बहुत शांत हो चुकी थी, वो फिर से रोना स्टार्ट कर दी थी। उसके हाथ में फ़ोन थी कि शायद वो सोच रही थी कि घर पे कॉल कर लूँ, लेकिन अब शायद वो हिम्मत भी नहीं बचती है उसमें जब वो आरुषि को देखी है। इधर थोड़ी ही देर में काजल भी आती है। वो आके, क्योंकि उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे वो बहुत सीरियस थे, वो आती है और दिया को बोलती है कि वो घर पे कॉल करी तुमने? आरुषि को ओटी में लेके गए हैं, अभी ये ऑपरेशन करनी पड़ेगी। मैंने वो फॉर्मेलिटीज़ पेपर वगैरह सब सिग्नेचर कर दिया मैंने अपनी तरफ से, लेकिन मुझे लगती है कि कम से कम घर पे तो बतानी चाहिए ना। दी वो मैं कैसे बताऊँ दीदी की ये हालत? काजल समझ चुकी थी कि दिया पूरी पैनिक कर चुकी है आरुषि को देखने के बाद। कहीं ना कहीं माधवी का भी हालत सेम ही थी, वो भी पैनिक कर चुकी थी, बस रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो पूरी तरह से सहमी सी हुई थी। इधर काजल दिया को बोलती है कि एक काम करो, तुम नंबर लगाओ, मैं बात करती हूँ। तो बस दिया वही करती है। वो जैसे तैसे उसकी मम्मी की नंबर निकाल के कॉल लगाती है। 2 रिंग होती है, 3 रिंग होती है, चौथी रिंग पे वो रिसीव कर लेती है। हाँ दिया बेटा बोल, कहाँ पे है? इतनी देर क्या कर रही है कॉलेज में? कब तक आने वाली है घर पे? हाँ, भेजू क्या तेरी भाई को? तभी काजल आगे से बोल पड़ती है, आंटी जी वो नमस्ते। नमस्ते? तुम कौन हो? दिया का है? आंटी वो मैं काजल हूँ, आरुषि की दोस्त। काजल तो तुम, दिया तुम्हारे पास क्या कर रही है? आंटी मुझे वो ये बतानी है कि क्या हुआ। वो हम हॉस्पिटल में हैं। तो वो थोड़ी सी घबरा सी जाते हैं। हॉस्पिटल में दिया को कुछ हुई है क्या? हाँ, वो ठीक है ना? आंटी दिया ठीक है, लेकिन वो आरुषि 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 को क्या हुआ? आंटी आरुषि को हॉस्पिटल में एडमिट करी गई है। वो उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, उसको लिवर में ट्यूमर हुई है, ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं अभी इमरजेंसी। आगे पता नहीं क्या हो, क्योंकि बड़ी नाजुक हालत है उसकी, तो बताना ज़रूरी थी। जैसी काजल ये बोलती है, कुछ देर तक तो मानो कि पूरी सन्नाटा छाई हुई है। काजल 2-3 बार आवाज़ लगाती है, हेलो आंटी आप सुन रही हैं? लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आती है। वो तीसरी बार पूछते हैं, हेलो आंटी जी आप सुन भी रही हैं? आप ठीक है? कौन से हॉस्पिटल में है? वो हॉस्पिटल के नाम बताती है, और आगे कुछ बोलने जाएगी काजल, उससे पहले ही वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। इधर दिया बोल पड़ती कि दी क्या हुआ? वो मम्मी ने क्या बोली है?
कुछ बोली ही नहीं, कॉल कट कर दिया। देखिए इसीलिए बोली कि शायद वो फ़र्क ना पड़े उनको, क्योंकि जब से दीदी गई है ना घर पे, मम्मी को कभी उनके बारे में बात करनी नहीं सुनी मैंने। मुझे तो कभी कभार लगता है तभी काजल रोक देती है, क्योंकि ऐसे बातें इस सिचुएशन में वो नहीं चाहती थी। वो बोलती कि देखो शांत हो जाओ, कोई बात नहीं है, हम हैं। बताना ज़रूरी थी, बस बता दिया ना। आगे आप बस दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। और तभी एक नर्स आके बोलते हैं कि देखिए ब्लड लग सकती है उनको, तो आप लोग पहले से डोनर वगैरह रेडी कर लीजिए। इधर जो थी उसकी बहन दिया, वो बोलती है कि आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए, मेरे फ्रेंड वगैरह बहुत है, वो लोग आ जाएंगे, बस कॉल करूँ तो, बस जब चाहिए होंगे हाँ आप बोल दीजिएगा। और यही सारी चीज़ वहाँ पे कर रहे थे। इधर आरुषि की ऑपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। वहाँ पर काजल के हस्बैंड वो इंतज़ार कर रहा था। इस साइड से ये लोग उस तरफ चले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर। एक अजीब ही समा थी, माधवी को बहुत अजीब लग रही थी। वो उस जगह पे खड़ी ही नहीं रह पा रही थी, पता नहीं क्यों। ऐसे लग रही थी कि उसे घुटन सी हो रही है, वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रही है, थोड़ी सी अनकॉन्शियस सा माइंड हो जाता है उसका। तभी काजल बोलती कि वही नहीं ठीक है आप, तो वो बस इतनी सी बोलती कि थाई पता नहीं समझ नहीं आ रही है। तभी वो आंटी जी भी आती है। देखो वो तुम्हारा बेटा रो रहा है। एक्चुअली काजल का जो बेटा था वो रो रहा था। काजल वो अपने बेटे को गोद में लेता, और बच्चे के लिए हॉस्पिटल की ऐसी सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी ना, तो वो थोड़ी सी साइड में जाके पहले तो बेटे को शांत कराती है। इधर सारा वो तो कब से ही रोई जा रही थी। माधवी एकदम से उसके हाथ पकड़ती है और वहाँ से थोड़ी सी हट जाती है। वहाँ पर बस वो आंटी जी, काजल के हस्बैंड और वो दिया, ये तीनों बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। देखते देखते लगभग 1.5 घंटे बीत चुके थे। इधर सारा वो तो सीधा उसको स्कूल से लेकर वहाँ पे ले जाए गए थे। उधर काजल और माधवी एक साथ होते हैं। सारा काजल की ओर देखते हुए बोलती कि अच्छा वो मुझे भूख लगी है। काजल को समझ आती है क्योंकि सीधा उसको लेके यहाँ से आ गए थे, तो बच्ची है, उसको भूख लगना लाजमी सी है। वहाँ पर से ही काजल किसी से पूछती कि कोई कैंटीन है क्या यहाँ पे, तो बताए जाते कि 3री फ्लोर पे कैंटीन है। ये लोग जिस फ्लोर पे थे वो 4थी मंजिल थी। काजल माधवी को लेकर वहाँ से कैंटीन की ओर जाती है। माधवी तो सीधा मना कर देती कि ताई मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ नहीं खानी। तो बस सारा के लिए वहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं, तो सारा वहाँ पे बैठ के खा रही थी बस। इधर काजल के फ़ोन पे राजीव का कॉल आ रहे थे, तो काजल एकदम से बोलती कि वही आप बच्चों को लेकर यहाँ पे बैठिए थोड़ी देर, मैं एक बार सुन के आती हूँ, वो राजीव की कॉल आ रहे हैं। तो वो अपने बेटे को माधवी के हाथ में पकड़ा कर वो चली जाती है वहाँ पर ओटी के बाहर। वो जैसे ही आती है वहाँ पर पूर्वा आ चुकी थी, आरुषि की भाभी। इधर आरुषि की भाई और उसकी मम्मी की हालत ठीक नहीं थे। जैसी भी हो, गुस्सा वगैरह वो अलग साइड, लेकिन बेटी की हालत अगर ऐसी हो जाए तो भला कौन माँ बर्दाश्त कर सकेंगी। दिया तो उन्हें एक साइड से हक करके बस रोए जा रही थी। पूर्वा भी बहुत रो रही थी, लेकिन हाँ वहाँ पे जो उसका भाई था वो थोड़ा सा शांत था, एक साइड पे खड़ा हुआ। तभी काजल आती है और बोलती कि नमस्ते आंटी, ये सब क्या हुआ अचानक। आंटी वो आरुषि बेहोश हो गई थी और उसके बाद सीधा हॉस्पिटल में लाए गए हैं, तो पता चली कि लिवर ट्यूमर। फिर वो लोग बोले कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब। फिर बस यही है। आरुषि की मम्मी मानो कि सुन पड़ चुके थे। वो थोड़ी सी शांत थे, लेकिन उनके चेहरे से लग रहे थे कि वो बहुत परेशान है। इधर आरुषि की भाभी पूर्वा, उनकी आंखों में भी आंसू थी, वो रो रही थी। दिया उन्हीं की साइड में थी, अखिल जो साइड में बस शांत होके खड़ा था। तभी एक नर्स निकल कर वो नर्स बोलती है कि देखिए मैंने किसी से बात तो करी थी, शायद ब्लड चाहिए, डोनर की इंतज़ाम किया आप लोगों ने। तभी दिया बोलती है कि हाँ वो बस हाँ आते ही होंगे। इधर तभी पूर्वा जो है वो अपने हस्बैंड की ओर देखते हुए बोलती कि आपके और दीदी के ब्लड ग्रुप सेम है ना। हाँ आप वो कुछ बोलने जाई उससे पहले ही जो अखिल था वो
एकदम से फ़ोन निकालते हुए वहाँ से थोड़ा सा साइड में चला जाता है कि वो मुझे कुछ काम है। पूर्वा बस शॉक थी। इधर काजल भी, वो भी शॉक थी। यार ऐसे कौन करता है, भाई है और अगर बहन के साथ ऐसे तो वो, लेकिन फैमिली मैटर में वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती थी, वो शांत थी। इधर दिया बोलती कि रहने दीजिए ना भाभी, इनसे मुझे कोई वैसे भी उम्मीद है ही नहीं। मेरे दोस्त बस आ ही गए हैं, बस आते ही होंगे, वो लोग नीचे फ्लोर तक आ गए हैं, बस यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यही होती है। उधर पूर्वा तो चुपी थी, आरुषि की मम्मी भी चुपी थी। इधर आरुषि की मम्मी के मोबाइल पर कॉल आती है, शायद उनके हस्बैंड आरुषि के पापा। वो थोड़ी सी साइड में जाके बात करता है। दिया के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, तो ब्लड के इंतज़ाम तो हो ही जाते हैं। और देखते देखते बस वक्त बीत रहे थे। इधर बात वगैरह ख़त्म करने के बाद आरुषि की मम्मी आके साइड में खड़ी होती है। इंतज़ार थे बस ऑपरेशन के ख़त्म होने के, जो हो ही नहीं रहे थे। एक नर्स आते हैं, तो कुछ चीज़ के लिए शायद वो बाहर जा रही थी, तो उससे जब वो निकलती है तो पूछे जाते कि बेटा और कितनी देर लगेंगे। वो नर्स बोलती कि देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है। बेस्ट डॉक्टर है वहाँ पे, सर्जन है जो वो ऑपरेशन करा रहे हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, बस प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक से हो जाए। वैसे ही होते हैं। अब अलग ही परेशानी में थी इधर काजल, और दूसरी ओर कैंटीन में अब भी माधवी बैठी हुई थी, सारा को संभाल रही थी। तभी अचानक जो आरुषि की मम्मी की ध्यान इस साइड पर आती है, जो वहाँ पर एक कुछ बैठने के लिए होते हैं, वहाँ पर एक और शख्स बैठे हुए थे, थोड़ी सी गुमसुम सी। वो हॉस्टल की थी। वो जो कपड़े पहने थे सलवार कमीज जैसा वो पहने हुए थे, ब्लैक एंड वाइट के। और कहीं ना कहीं आरुषि की मम्मी शायद ये सोच ली थी कि वो माधवी है जिससे आरुषि प्यार करती है। और कुछ ऐसी ही सोच के न जाने उनको किस बात की गुस्सा आती है, वो एकदम से आते हुए उस दी के सामने, तुम वही हो ना जिसके लिए आरुषि घर से निकली है। हाँ भाई साहब, ये जैसे ही काजल सुनती वो तो घूरने लगती। इधर दिया भी एकदम से चौंक जाती कि उसकी माँ किससे बात कर रही है। उधर पूर्वा तो एकदम से आती है कि मम्मी क्या कर रहे हैं आप, ये हॉस्पिटल है, ऊपर से ऑपरेशन थिएटर के बाहर है, हम ऐसे चिल्ला नहीं सकते हैं। मुझे तो बात करनी ही है, कोई बीच में नहीं बोलेंगे। और तुम क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ, तुम्हारे कारण आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारी बेटी हमारे साथ नहीं रहती, रिश्ता तक तोड़ दी उसने। कभी पूछ के ये नहीं बोली कि आप सब ठीक हो ना। आज ये हालत है कि वो अपनी होकर भी पढ़ाई जैसी बर्ताव करती है। काजल तो दंग रह जाती है। इधर जो हॉस्टल वाली दी थी वो बस शॉक थे कि किस बारे में बात कर रहे हैं। वो बस बोलने की कोशिश कर रही थी कि आंटी आपको कुछ गलत फहमी, बस इतना ही बोल पाते हैं क्योंकि आरुषि की मम्मी बहुत गुस्से में थी और कहीं ना कहीं वो पैनिक में भी थी, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में वो बस बोली जा रही थी और उस दी की एक भी बात वो सुनती नहीं है। काजल इतना तो समझ गई थी कि ये सारी चीज़ माधवी के लिए ही बोली जा रही है। अब वो आरुषि की मम्मी को रोकने जा ही रही थी कि दिया उसके हाथ पकड़ लेती है। काजल दी आप मत करिए ना। अरे पर आंटी क्या मतलब, वो नहीं है जो समझ रही है। हाँ दी, मुझे भी पता है, लेकिन शायद ये यही सही है। आप एक काम करिए ना, आप वो माधवी दी जहाँ पर है ना उनको वहाँ पर रहने के लिए बोलिए। फ़िलहाल यहाँ पे मत आए वो, प्लीज़, एटलीस्ट मम्मी के सामने, क्योंकि अगर वो आएंगी ना तो वो ऐसे ही सुनाएंगी। फ़िलहाल तो मम्मी को ये नहीं पता कि ये माधवी दी है ही नहीं, ये तो हॉस्टल वाली दी है। हाँ तो ये गलत बात है ना, लेकिन दी समझिए ना, अगर आरुषि दी वो उनको जब होश आएंगी ना, तो जब ये पता चलेगी कि मम्मी ने माधवी जी को बहुत सुनाई है तो वो उनको बहुत हर्ट होगी। मैं नहीं चाहती कि दी होश में आने के बाद ये सारी चीज़ सुने, तो इसलिए आप वो माधवी जी को कहीं और भेज दीजिए ना प्लीज़, जब तक मम्मी है। अब काजल बस चुप थी, वो बस सोच ही रही थी। तभी कहीं ना कहीं उसे सही लगती है। इधर पूर्वा जो थी वो आरुषि की मम्मी को बस संभल रही थी, मम्मी बस कीजिए, और वो एक साइड पे लेके जाती है। दिया जो है वो हॉस्टल वाली दी के पास जाती है। दी वो सॉरी वो, और कहीं ना कहीं वो दी इतनी अंडरस्टैंडिंग पर्सन थी ना, मतलब मस्त थी वो। और अब जाके वो पूरी माजला ही समझ जाती है
अब वो बड़ी नॉर्मल सी रिएक्शन देती है। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गई हूँ। एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज थी, आरुषि ने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई है, कुछ कुछ चीज़ें बताई है, लेकिन मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन थी जो अब क्लियर हो गई। ना मुझे ये समझ आ गई कि वो घर क्यों छोड़ी है। चलो इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं। वो भी माँ है, भड़ास होगी तो निकाल दी, इट्स ओके। सॉरी दी, उनको नहीं पता कि आप वो नहीं हो जो वो समझ रही है। नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके। उनका भी गुस्सा अपनी जगह पर ठीक ही है। थैंक यू दी। भाई साहब कुछ देर बाद आरुषि की मम्मी फिर आती है, और अब तो दिया को भी कुछ हद तक चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। वो एकदम से बोलती कि मम्मी बस कीजिए, दी की ये हालत है, आपको अपनी बेटी की फिक्र नहीं है, बस इस सारी चीज़ को लेकर बहस करनी है, जबकि बार बार भाभी आपको ये समझा रही है कि ये हॉस्पिटल है, हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर हैं। अगर आपको ये सब ही करनी थी तो मम्मी आपको नहीं आनी चाहिए थी ना, आप भी आपके बेटे की तरह ही मुँह दिखाकर चले जाते। उसकी मम्मी थोड़ी सी चुप हो जाती है। पूर्वा बोलती कि दिया आप ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं बोलते। क्या बोलूँ भाभी, ये खुद बोल रही है कि मेरी दी ने इनके साथ पराई जैसे बर्ताव करी। ये लोग क्या करें, इन्होंने बोले ना, ये लोग कैसे बर्ताव करें उनके साथ, ये लोग भी तो खुद ठीक से बर्ताव नहीं करें, बस दी के बारे में बोल रहे हैं। वो रो रही थी, पूर्वा उसे संभालती है। काजल जो है वो थोड़ी देर के लिए उस जगह से जाती है और वो कैंटीन जाती है सीधा। वो कैंटीन जाते हुए वो माधवी को बोलती कि वही एक काम करें ना, आप घर से हो आइए एक बार अच्छे से फ्रेश वगैरह होके, क्योंकि सारा भी स्कूल ड्रेस में है और ऑपरेशन होने में बहुत देर लगेगी क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो पर ताई ऐसे कैसे, नहीं मैं रुकती हूँ ना यहाँ पर, सारा भी रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना उसके साथ। वही नहीं, ऐसी बात नहीं है, समर्थ भी तो है ना। मैं आप दोनों को घर छोड़ के आती हूँ, वो आंटी उनकी उम्र हो चुकी है, उनको भी रेस्ट चाहिए। हम सब घर जाते हैं, फिर मैं वापस आऊँगी। समर्थ को आप घर पे संभाल लीजिएगा, बाकी मैं यहाँ की चीज़ें हैंडल कर लूँगी। पर ताई वही नहीं, बाद में आ जाइएगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वैसी ही थी, क्योंकि छोटे बच्चे को वहाँ पे संभालना, और खुद काजल के बेटे था वहाँ पे, तो वो बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। और वो आंटी घर के ओनर्स, उनको भी तो घर जाने थे, तो वो उनसे बात करते तो उनको भी सही लगता है कि इतने सारे लोग के, क्योंकि आरुषि के घर से भी लोग आए हुए हैं। लेकिन माधवी को सच में ये नहीं पता थी कि आरुषि के घर से उसकी मम्मी, उसके भाभी, वो लोग आए हुए हैं। अगर पता होती तो शायद वो जाके माफ़ी भी मांग लेती, जैसे उसके ख्यालात है, सोच जैसी है वैसी। और कहीं ना कहीं काजल भी ये बात बहुत अच्छे से जानती है। तो बहुत समझाने पर वो आंटी भी समझाती है माधवी को, और आखिर में वो उसे घर जाने के लिए कह देता है। वो खुद छोड़ के आती है यहाँ पर। लगभग यहाँ पे 3 घंटे आरुषि की मम्मी और उसके भाभी थे, उसके भाई तो पता नहीं कहाँ चले गए थे, वो वापस आता भी नहीं है। बस इंतज़ार में थे कि कब ऑपरेशन कंप्लीट हो। उधर जब वापस काजल आती है तो वो देखते हैं अब भी सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे। आरुषि की मम्मी थोड़ी शांत थी, एक साइड पे खड़ी हुई, और दिया जो पूर्वी के साथ थी, और वो पोस्टल वाली दी, कहीं ना कहीं वो भी कुछ ज़्यादा ही परेशान थी कि पता नहीं आगे क्या होंगे, ऑपरेशन सक्सेस होंगे कि क्या। वो अजीब ही सिचुएशन थी। वो जो मोमेंट होते हैं ना, इस सिचुएशन में तो अच्छों की वाट लग जाती है। सफोकेशन, एंजाइटी वाले बहुत सारी चीज़ यहाँ पे एक ही साथ एक ही मोमेंट पे होने लगता है, क्योंकि दिल में अजीब सी घबराहट तो होते ही है। जब तक ना डॉक्टर आके कुछ बताए तब तक सब ठीक हो रहे होंगे ना, सब ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमते रहते हैं। तो वही हो रहे थे बस। काजल भी आ चुकी थी, वो भी सिचुएशन समझ रही थी, अब वो भी इंतज़ार करने लगी है। दूसरी ओर राजीव भी, वो हर थोड़ी देर में डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहे थे, जो दूसरे डॉक्टर्स वगैरह थे, कि इतना देर क्यों लग रहा है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है क्या, वो सारी चीज़ वो पता कर रहा था। अब देखते देखते 4.5 घंटे बीत चुके थे। ओटी से कोई भी बाहर नहीं आ रहे थे। अब भी सबके मन में घबराहट धीरे धीरे अब और ज़्यादा बढ़ रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी देर ऑपरेशन, सब कुछ ठीक तो होगी ना, आरुषि को कुछ नहीं होगी ना, बस मन में प्रार्थना ही कर रहे थे ऊपर वाले से। और कहीं ना कहीं शाम भी हो चुके थे, 6 बज रहे थे। इधर लगभग 10 मिनट बाद ही वहाँ पर आरुषि के पापा पहुँचते हैं। वो जैसे पहुँचते उनको देख के बस नॉर्मल लगते हैं,
वो ज़्यादा पैनिक में नहीं थे, नॉर्मल आते हैं और पूछते कि ऑपरेशन हुआ नहीं अभी तक। तभी आरुषि की मम्मी जवाब देती है कि नहीं, वो अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। वो कुछ देर खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो लाइट होता है दिखाए जाते हैं वो ऑफ हो जाता है और तभी डॉक्टर एक निकलते हैं। वो निकलते ही आरुषि के पापा सामने आते हैं। डॉक्टर, वो मेरी बेटी है, वो फिक्र मत कीजिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, शी इज़ फाइन। बस होश आने में थोड़ी देर लग सकता है, लेकिन खतरा टल चुकी है। और यही बोलते हुए वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कुछ और डॉक्टर निकालते हैं, कुछ वहाँ से नर्स वगैरह निकल जाते हैं जो ओटी में थे। इतना है कि मानो सबकी मन से वो घबराहट एक ही पल में जा चुकी थी। अब एक तसल्ली भरी सांस लेती है कि चलो कम से कम ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ है। अब बस आरुषि को जब होश आएगी तब सारी चीज़ें। इधर तभी आरुषि की मम्मी उसके पापा की ओर देखते होते कि ये वही है जिसके लिए वो आज हमसे दूर है। आरुषि के पापा शायद एक सेकंड के लिए वो हॉस्टल वाली दी की ओर देखते हैं और अगली पल वो नज़रों को घुमा लेते हैं। तो क्या करूं, इस चीज़ से हमें कोई लेना देना है नहीं, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। भाई साहब जैसे ही ये बोलते हैं काजल शॉक हो जाती है। दिया तो बोल पड़ती कि क्यों पापा, दीदी को तो होश भी नहीं आई, हम क्यों जाए जब तक उन्हें होश नहीं आते। बस जितना देर रहने थे रह लिया, वैसे भी वो हमसे सारे नाता तोड़ के तो आ ही चुकी है, अब क्या लेना देना इससे, बच गई है, बस यही काफ़ी है, चलो यहाँ से। पापा आप क्या बोल रहे हो, ये सब वो दीदी है। हाँ जानता हूँ वो तुम्हारी दी है, मेरा बेटी, पता है मुझे। भाई साहब काजल को अब समझ आ रही थी कि आरुषि ने वो सारी बातें क्यों कही और उसने क्यों घर छोड़ी। अब जाके उसे समझ आती है और वो बस शांत थी। वो नहीं चाहती थी कि फैमिली के बीच जाके वो कुछ भी बोले, वो बस वहाँ पर शांत ही खड़ी थी। और वो हॉस्टल वाली दी वो भी चुप से बैठी हुई थी, लेकिन दिया जो है वो अपनी ज़िद पे थी कि मुझे यहीं पे रहनी है, मुझे कहीं नहीं जानी है। जब तक दी होश में नहीं आती मैं कहीं नहीं जाऊंगी, फिर चाहे आप मुझसे नाराज़ हो जाओ, मुझे मारो, कुछ भी हो, पर मैं दी से मिले बिना नहीं जाऊंगी। मैं जब तक दी को होश ना आए तब तक यहीं पे रहूँगी, प्लीज़ पापा। कुछ देर ही रहते हैं, वो लोग समझाते हैं दिया को कि घर चलो, लेकिन दिया जा नहीं रही थी। और तभी आरुषि के पापा होते कि ठीक है रुक जाओ, जब उसे होश आ जाएगी दे के आ जाना घर। और तभी पूर्वा भी बोलती है पापा वो मैं भी रुक जाऊंगी दिया के साथ, दीदी को जैसे ही होश आता है हम उनसे थोड़ी बात करके आ जाएंगे। लेकिन इस बार पूर्वी को पलटवार में कोई जवाब नहीं मिलता है आरुषि के पापा से। वो बस आरुषि की मम्मी की ओर देखते बोलते कि अब क्या लेना है यहाँ पर, चलो वो लोग मिल के आ जाएंगे, चलो यहाँ से। और वो लोग चले भी जाते हैं। काजल बस सुन खड़ी थी। यार इतना भी क्या नाराज़गी, बेटी है अपनी, बेटी चाहे बच्चे 1000 गलती करे फिर भी अपनी ही बेटी है, अपनी औलाद है, फिर ऐसे। वो बस शांत थी, वो कुछ नहीं कहती है। इधर दिया अपनी मम्मी पापा की बर्ताव से उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी और वो पूर्वी को बोल रही थी कि भाभी यार ऐसे को कौन करता है अपनी बच्ची के साथ। हाँ ठीक है अगर गलती हुई भी है, पर फिर भी जब वो ज़िंदगी और मौत के बीच में हो और फिर भी आप लोग ऐसे बर्ताव करो तो क्या बोलेंगे इसको। पूर्वा बोलती कि दिया बस एक बार दी ठीक हो जाए, बस मुझे दीदी से मिलनी है। दिया भी शांत हो जाती है। थोड़ी देर में ओटी से आरुषि को दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। अब होश आने तक वो वहीं पर होगी और उसके बाद शायद वो केविन पे। अब इंतज़ार थी बस उसका होश में आना। वो कितनी देर लगेगी वो बात अलग थी। इधर माधवी तो कॉल कर ही रही थी। काजल इतना बता देती कि हाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है बहनी, लेकिन अभी तक आरुषि को होश नहीं आई है, तो जब तक होश नहीं आते तब तक तो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो अब माधवी को आनी थी और अब तो कोई परेशानी भी नहीं थी। तो काजल बोलती कि ठीक है, वो समत रो रहा है क्या? नहीं
लगता है वो सो गया है। हाँ तो एक काम कीजिए, आप उसे लेके आ जाइए। तो वही होती है, माधवी क्या करती है, सारा को वो जो आंटी जी है उनके पास वो रख के बस समद को लेके हॉस्पिटल पे आ जाती है। और जैसे वो हॉस्पिटल में आती है सब कुछ नॉर्मली थी, क्योंकि आरुषि की मम्मी पापा तो जा चुके थे। आप यहाँ पे क्या क्या हुई उसे कुछ भी नहीं पता थे। इधर जैसी वो आती, वो हॉस्टल वाली दी थोड़ी देर तक वो बस घूर के देख रही थी माधवी को। लाजमी भी है, बिना वजह बेचारी ने कितना कुछ नहीं सुना, पर इतना तो अंडरस्टैंडिंग पर्सन है कि चीज़ें समझ गई, वो पॉजिटिव वे में ली है चीज़ें। उधर जो है काजल एक बार मिल चुकी थी आरुषि से जब उसे शिफ्ट करे गए थे। वो बस इंतज़ार कर रही थी कि बस उसे होश आ जाए। और इसी इंतज़ार में देखते देखते 3 घंटे बीत चुके थे। रात के लगभग 9 बज रहे थे। फिर जाके आरुषि को धीरे धीरे होश आती है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी उंगलियों को हिला पाती है हाथ के, और बस लाजमी से अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते, जो पूरा तो खोलते नहीं, बस थोड़ा सा। अब भी प्रॉपर वो होश में नहीं आई थी, लेकिन जैसे वो आंखें खोलते उसके सामने थे दिया, पूर्वी, इधर काजल। वो बस आंखों से हल्की हल्की सी देख सकती थी, जो धुंधली सी नज़र आ रहे थे उसे, और शायद कुछ बोलने की कोशिश, लेकिन उतनी एनर्जी थी नहीं उसके शरीर में, जान बची नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए। दिया की आंखों से अब लगातार आंसू आ रहे थे। वो उसकी उंगली जो हिल रही थी वो पकड़ते हुए वो अपनी फॉरहेड के साथ लगाते हुए खूब रोती है दिया। आरुषि बस उंगली हिलाकर बस बोलना ये चाह रही थी कि बस कर, इतना नहीं रोते हैं, लेकिन हाँ वो आंखों से थोड़ी सी इशारा तो करती है जितनी से वो समझ जाती है दिया कि शायद आरुषि उसे रोने से मना कर रही है। फिर डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि देखिए थोड़ा सा और वक्त लगेंगे, इनको प्रॉपर होश नहीं आए हैं। ऐसे होता है। उधर आरुषि के घर से कॉल आता है, उसका भाई कॉल करता है दिया के नंबर पे। कब तक आ रहे हो तुम लोग? जब मम्मी पापा वहाँ से आ गए हैं तो तुम लोग क्या कर रहे हो वहाँ पर? दिया बोलती कि प्रॉपर दी से बात करे बिना मैं नहीं आऊँगी। ये बकवास ना बंद करो, रात के 9 बज रहे, चुपचाप घर आओ और अपनी भाभी को भी साथ में लेके आओ। और दिया भी बोलती है जब दी से बात कर लूँगी तो आराम से आ जाऊँगी सही सलामत। और यही बोलते हुए वो कॉल कट कर देते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ थी कि आरुषि की दादाजी को कुछ भी नहीं पता था आरुषि के बारे में, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी ऑपरेशन हुई है, कुछ भी नहीं पता थे। उनको बस ये बताया जाता है कि दिया कहीं पे गई है और पूर्वा उसके साथ है, आ जाएंगे, बस इतना ही। इधर माधवी भी उसी कमरे में आती है जहाँ पर आरुषि थी, और वो देखती है कि वो किस तरह से हल्की हल्की से अपनी हाथ की उंगलियों को हिला रही थी, आँखों को थोड़ी बहुत इधर उधर इशारा, शायद प्रॉपर वो खुली भी नहीं थी आँखें। पता नहीं उसके मन में एक बहुत अजीब से एक दर्द महसूस होती है, बहुत अजीब लगती है उसे, और वो वहाँ पर ज़्यादा देर रुक भी नहीं पाती, वो निकल जाती है एकदम से, वो निकल कर बाहर बैठ जाती है। तभी वो जो हॉस्टल वाली दी थी वो भी बाहर आ जाता है, वो एक साइड पे बैठती है और देखती है माधवी की ओर और पूछती है कि आप ठीक है? माधवी बड़ी नॉर्मली जवाब देती है कि जी जी वो मैं ठीक हूँ। देखिए परेशानी की कोई बात नहीं है, आरुषि ठीक है, आप ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गई है, धीरे धीरे अब होश में भी आ रही है तो ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा और वक्त लगेगी प्रॉपर होश आने में, थोड़ा बात करने में शायद देर लगे, बट ठीक है वो, आप फिक्र मत कीजिए। माधवी को जवाब नहीं देती है। कुछ और देर बीत जाता है, देखते देखते अब 10:30 बज चुके थे। इधर दिया बस आरुषि से बात करना चाहती, आरुषि से सुनना चाहती थी, और लगभग 11 बजे के आसपास आरुषि थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ में, मानो कि बहुत टूटे फूटे शब्द थे उसके, प्रॉपर वो बोल भी नहीं पा रही थी, दिया, बस इतना। दिया उसकी हाथ को कस के पकड़ती है, आप ठीक हो ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रही है? ठीक क्या है ये,
क्या हालत बना के रखी है आपने? हाँ, आप क्यों खुद का ध्यान नहीं रखती हो? हाँ, क्या हालत बना लिया आपने कि आज आपकी ये कंडीशन है? हाँ, ऐसे कैसे खुद का ध्यान नहीं रखोगे क्या आप? आरुषि बस आंखों से इशारा करती कि मैं ठीक हूँ, और तभी पूर्वा भी बोलती कि दीप क्या ठीक है आप? आपको पता भी है कितनी बड़ी ऑपरेशन हुई है आपकी? 5 घंटे लगे ऑपरेशन में और 5 घंटे लगे ऑलमोस्ट आपको होश आने में। ऐसे कैसे दी? खुद का ध्यान भी रखनी पड़ती है। शायद हरीशी को आभास हो गई थी कि शायद उसकी घर से उसकी मम्मी पापा भी आई है, क्योंकि अगर दिया और पूर्वा यहाँ पर है तो वो बस इतना पूछती कि मम्मी पापा दादा, वो इतना ही बोल पाती है। पूर्वा तो चुप ही जाती है। दिया बोल पड़ती, आए थे ना, आए थे और चले भी गए, ये बोलकर कि जितना देर रुकने थे रुक लिए। पूर्वा बोलती कि दिया बस, तो दिया भी चुप हो जाती है। आरुषि समझ जाती है, कहीं ना कहीं उसको तकलीफ़ तो हो रही थी, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन हाँ, वहाँ पर वो काजल को भी देखती है। काजल के आंखों में भी आंसू थी। शायद उसकी नज़रों को किसी और की इंतज़ार थी। वो देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रॉपर वो सर भी हिला नहीं पा रही थी इधर उधर, लेकिन आंखों से शायद ढूंढने की कोशिश कर रही थी। काजल समझ जाती है और वो तुरंत बाहर होती है कमरे से, और माधवी को बोलती है कि वो बहनी, हाँ ताई, आप थोड़ा सा अंदर आइए ना। तो वो एकदम से अंदर आती है। जैसे ही वो अंदर आती है, काजल उसे लेकर दूसरे साइड पे जाती है, जहाँ से आरुषि उसे इजीली देख सकती है। और जैसे ही आरुषि की आंखों के सामने माधवी आती है, तब मानो कि उसकी आंखों में अब सुकून सी मिलती है। शायद उसे यही देखनी थी। वो कुछ देर तक माधवी को ही एकटक देख रही थी। माधवी पता नहीं, जैसे आरुषि उसे देख रही थी ना एकटक, उसे बहुत अजीब सी लगती है। अपने आप ही उसके आंखें भर जाते हैं आंसू से। वो बस शांत खड़ी थी और धीमी सी आवाज़ में बोलती है कि हाँ, आप ठीक है? आरुषि छोटी सी स्माइल पास करती है, थोड़ी सी बस, जितना कर सकती थी वो। मैं ठीक हूँ। तो आज कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। जानेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। टाटा, बाय बाय।